स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगे तमाम अहम खबरें। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी। राज्यसभा से भी विधेयक पारित। पक्ष में 125 और विरोध में 99 वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, किसी की नागरिकता लेने नहीं बल्कि किसी को नागरिकता देने के लिए है ये विधेयक। पूर्वोत्तर के लोगों की चिंताओं का रखा गया है पूरा ध्यान। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन करने वाले सांसदों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया आभार। कहा, भारत की दया, करुणा और भाईचारे के लिए ऐतिहासिक दिन। सालों से प्रताड़ित लोगों के दुख होंगे दूर। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने विधेयक को बताया संविधान की मूल भावना के खिलाफ। संविधान 126वां संशोधन विधेयक पर आज राज्यसभा में होगा विचार। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक भी कार्यसूची में शामिल। लोकसभा में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक होगा पेश। एजेंडे में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बिल और समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक भी शामिल। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 में बदलाव के लिए नया विधेयक लाने और एयरक्राफ्ट संशोधन बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। एनएचएआई को आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट बनाने के लिए किया अधिकृत। सरकारी बैंकों को एनबीएफसी और एचएफसी के एसेट्स खरीदने के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम पर भी मुहर। झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 8 जिलों की 17 सीटों पर मतदान जारी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और आजसू प्रमुख सुदेश महतो समेत मैदान में 309 उम्मीदवार। चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धनबाद में रैली आज। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं संसद सत्र की। राज्यसभा से पारित होने के साथ ही नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद की मंजूरी मिल गई। इस विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। राज्यसभा में चली लंबी चर्चा के बाद कल इसे पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 125 वोट पड़े जबकि विरोध में 99 वोट पड़े। विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजने समेत तमाम संशोधन सदन से खारिज हो गए। इस विधेयक के जरिए नागरिकता कानून 1955 में संशोधन किया गया है। और जब राज्य ने आपके और इस सदन के माध्यम से इससे पहले चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जरूरत के हिसाब से समय समय पर नागरिकता कानून में संशोधन करके शरणार्थियों को नागरिकता दी गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण नहीं दिया, इसलिए सरकार को यह बिल लाने की जरूरत पड़ी। 70 साल तक ये लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। इसको न्याय नरेंद्र मोदी जी ने देकर इतिहास इसको सुवर्ण अक्षर से अंकित। लाखों करोड़ों लोग नर्क की यातना में जी रहे थे, उनको न्याय किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वोट बैंक की लालच के अंदर आंखें अंधी हुई थी, कान बहरे हुए थे, उनकी चीखें नहीं सुनाई पड़ती थी। मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए कभी कुछ नहीं किया। केवल और केवल ये पीड़ितों को न्याय करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ये बिल लेकर आए। बिल की वैधानिकता और संवैधानिकता पर सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 14 संसद को रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से नहीं रोकता। उन्होंने बिल में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किए जाने पर कहा कि विधेयक में जिन 3 देशों से आए लोगों को शामिल किया गया है उनमें वहां के अल्पसंख्यक ही हैं। मेरे लिए तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि 6 धर्म के लोगों को ला रहे, इसका कोई एप्रिसिएशन नहीं है। सिर्फ मुस्लिम क्यों नहीं है ये बात पूछी। खैर क्यों नहीं है ये भी मैं बताता हूं। मान्यवर क्यों नहीं है ये भी बताता हूं कि ये बिल हम ये 3 देशों के अंदर जो धार्मिक प्रताड़ना जिन लघुमतियों पर हुई है उनको शरण देकर
उनके सारे पास्ट के जो कागज नहीं है, सब चीजों को छोड़कर नागरिकता देने के लिए लेकर आए हैं। अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार दिया है, संसद को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकता जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधारित हो, और रीजनेबल क्लासिफिकेशन आज यहां है। हम कोई एक धर्म को नहीं दे रहे, हम ये 3 देशों की माइनॉरिटी को ले रहे हैं और सभी की सभी माइनॉरिटी को ले रहे हैं, एक क्लास को ले रहे हैं, और उसमें भी वो क्लास को जो धार्मिक प्रताड़ना से प्रताड़ित है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि यह विधेयक किसी के अधिकार छीनने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जिनका उनके देशों में अधिकार नहीं मिल पाया है। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखने की अपील की। आप कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों का अधिकार चला गया, मुसलमानों का अधिकार चला गया, मुसलमानों का अधिकार चला गया, मुझे बताइए सिब्बल साहब, इसमें मुसलमानों का, जो भारत का मुसलमान है, इसका अधिकार कैसे जाता है? इसकी नागरिकता कोई नहीं छीन रहा साहब। ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। ये नागरिकता देने का बिल है, उसके अधिकार के साथ कोई छेड़खानी मान्यवर ये बिल को नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं माइनॉरिटी को कि अपप्रचार में मत आइए, ये भ्रामक प्रचार के अंदर मत आइए। ये जो आपको डराने का कार्यक्रम है वो पॉलिटिकल कार्यक्रम है। वास्तविकता ये है कि इस बिल से भारत के मुसलमानों की सिटीजनशिप से स्नान सूतक का कोई संबंध नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों को भरोसा दिलाया कि उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। 371 को डाइल्यूट न करे, ऐसा मुझे कहा। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये बिल किसी भी तरह से 371 ऐप को डाइल्यूट नहीं करता है। सिक्किम को 371 ऐप में मिले हुए सारे अधिकार अबाधित हैं। इस बिल को के कानून बनने से लाखों हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को राहत मिलेगी और 31 दिसंबर 2014 से पहले आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस के आनंद शर्मा ने इसकी शुरुआत की और दूसरे दलों के सांसदों ने भी विधेयक पर अपने अपने विचार रखे। पर सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है माननीय? वो भौगोलिक, टेरिटोरियल है, जन्म से है, स्वयं के जन्म से, माता पिता के जन्म से, और हमारे संविधान निर्माताओं ने तो आगे जाकर ग्रैंड पेरेंट्स के जन्म से भी किया कि जो विस्थापित थे, जो पीड़ित थे, बंटवारे के बाद क्या संविधान निर्माताओं का यह सम्मान करना है कि 1950 में जब इंडिया ने अपना संविधान एडॉप्ट किया और उसको लागू किया तो हमने कहा वी द सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमने सेक्युलर होना तय किया, धर्मनिरपेक्ष देश बनाया भारत को। लेकिन पाकिस्तान ने इस्लामिक नेशन पाकिस्तान को घोषित किया, यह हमको मालूम होगा। How many people have lost their documents? Poor people. How many millionaires will be missing from this? None. These are poor people who've lost their documents in floods, who've lost their documents through ethnic violence. The Motuas you talk about in Bengal. Arey Baba, the Motuas have been voting, living, deemed citizens for the last 50 years. They've been voting in Bengal. What new thing are you giving them? You're packaging it better. अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए हमारे देश में अगर कोई दल, कोई संगठन, कोई व्यक्ति भारत को धर्म शासित राज्य, चाहे इस्लामी राष्ट्र, चाहे खालिस्तान, चाहे हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करे, उसका खंडन कीजिए और भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर ऐलान करना चाहिए कि चूंकि धर्म शासित राज्य अत्याचार करता है अपने नागरिकों के साथ, इसलिए हम किसी प्रकार के धर्म शासित राज्य का समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों को रोकेंगे। क्या कुछ प्रॉब्लम, रिलीजियस प्रॉब्लम्स भूटान के क्रिश्चियंस के साथ नहीं है? उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? क्या इंडियन ओरिजिन के मुसलमान बर्मा में हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं है? उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? न कंट्री को जोड़ा गया है और न वहां के धर्म को जोड़ा गया।
include and consider that the citizenship bill also take into account the Sri Lankan refugees and give them Indian citizenship. मैं मानता हूं ये बिल धार्मिक नहीं है, ये बिल मानवता के आधार पर उसका ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और हमें ये भी पता है कि घुसपैठ और शरणार्थी में फर्क है। तो क्या बिल पास होने के बाद संजय जी कंक्लूड करिए, इस देश के सभी जो घुसपैठ है उसको आप बाहर निकालेंगे? When Afghanistan has been included, why not Bhutan? Why not Myanmar? Why not Sri Lanka? All these countries have to be included. Why you have selected some 3 countries which are majority in Muslim population, and you say that minority have been persecuted from these 3 countries? Sir, and again it has been justified that these countries have a state religion. नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। राज्यसभा में बिल को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि ये हमारे देश की दया और भाईचारे के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने राज्यसभा से विधेयक के पारित होने और इसका समर्थन करने वाले सांसदों का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक उन लोगों की पीड़ा दूर करेगा जो वर्षों से प्रताड़ित किए जाते रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके प्रभावित लोगों के लिए गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने विधेयक का समर्थन करने वाले सभी सांसदों का उनके समर्थन के लिए भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में पारित होने के साथ ही करोड़ों वंचित और पीड़ित लोगों के सपने साकार हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी ने शीर्ष नेता बीजेपी के उन्होंने भी इसे ऐतिहासिक बताया है। संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने पर खुशी जताते हुए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पड़ोसी देशों के जिन अल्पसंख्यकों को धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, उन्हें इस कानून से न्याय मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि लंबे समय से अन्याय का सामना कर रहे इन विस्थापित अल्पसंख्यक समुदाय को नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों से न्याय मिला है। वहीं आज के एजेंडे की अगर बात करें तो दोनों सदनों के एजेंडे में महत्वपूर्ण कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में संविधान 126वां संशोधन विधेयक और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक शामिल है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2019 पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव भी करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। साथ ही सदन में कई संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। लोकसभा के एजेंडे की बात करें तो अहम कामकाज है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। एजेंडे में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बिल और समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक भी शामिल है। साथ ही विभिन्न कारणों से फसलों को हुए नुकसान और इसका किसानों पर पड़ने वाले असर के बारे में नियम 193 के तहत आगे की चर्चा भी होनी है। आइए सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद हमारे संवाददाता कृति मिश्रा का। कृति, नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। कल इस ऐतिहासिक बिल को राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। अब हम देखें तो आज और कल इस सत्र के 2 दिन बचे हैं। एजेंडे की बात करें तो आज बताइए इस लिहाज से एजेंडा कितना अहम रहने वाला है? जी हाँ प्रीति, देखिए कल हमने देखा कि लंबी चर्चा के बाद उच्च सदन से किस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हो गया और कहा जा रहा है कि एक ऐतिहासिक बिल है। वहीं अगर हम आज के एजेंडे की बात करें तो कई महत्वपूर्ण आइटम हैं आज के एजेंडे में। सबसे पहले तो जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, जो राइट टू प्राइवेसी की तरफ एक बड़ा कदम है, उसको ज्वाइंट कमेटी के पास भेजने के लिए एक प्रस्ताव लाएंगे कानून मंत्री और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। इसके अलावा संविधान 126वां संशोधन और उसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल जो पहले ही लोकसभा से पारित हो चुका है, आज वो कंसिडरेशन और रिटर्न के लिए, क्योंकि ये मनी बिल है, उस पर चर्चा होगी। देखिए सरकार पहले ही कह चुकी है जो एडिशनल फंड्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाएंगे वो कई अकाउंट्स पर हैं, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पे, और साथ साथ किस तरह से IDBI में और इक्विटी इन्फ्यूज़ करने के लिए और जो भारतीय जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके लिए किस तरह से फंड्स चाहिए, तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल है तो बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर हम लोकसभा की बात करें,
जैसा आपने बताया, नियम 193 के तहत जो क्रॉप लॉस की चर्चा है वो जारी रहेगी। एंटी मैरिटाइम पायरेसी है, उस पर भी आज चर्चा हो सकती है। और खासकर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी सेकंड अमेंडमेंट बिल जो कल कैबिनेट से पास हुआ है, जो कैबिनेट की जिसको नॉट मिल गई है, आज वो भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन आज दोनों सदनों में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस जानकारी को फिलहाल संसद भवन परिसर से हम तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा अगर एजेंडे पर नजर डालें तो लोकसभा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 पारित कर दिया गया है। देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों यानी IFSC में सभी तरह की वित्तीय सेवाओं के नियमन के लिए एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना करने के मकसद से यह विधेयक लाया गया है। इस प्राधिकरण का एक चेयरमैन होगा और उसमें रिजर्व बैंक, सेबी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और पेंशन नियामक PFRDA के एक एक प्रतिनिधि भी होंगे। इसके अलावा 2 सदस्य वित्त मंत्रालय के अधिकारियों में से होंगे और सर्च कमेटी की सिफारिश पर 2 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। इस प्राधिकरण के पास वित्तीय सेवाओं के विभिन्न नियामक संस्थानों के सारे अधिकार होंगे। इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक वित्तीय बाजार से संपर्क करने में आसानी होगी। The total area of the GIFT City is 886 acres, and the GIFT City is divided into 2 zones. One is domestic zone, which is spread over 625 acres, and the other is the SEZ IFSC zone, which is spread over 261 acres. This IFSC second half is a multi-service SEZ with International Financial Services Approval Center, and IFSC houses several services SEZ units. It also houses the financial service units under the IFSC umbrella, regulated by RBI, SEBI, IRDA, PFRD, and so on. So now what we want to do is to get one authority which can oversee all these operations. दिल्ली के ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए बने राज्यसभा के संसदीय पैनल ने दिल्ली में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था पर गंभीर उपाय करने की सिफारिश की है। राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता में बनी 31 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी ने दिल्ली के सभी अधिकारियों, एजेंसियों से विचार विमर्श करके दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रबंधन के लिए 107 सुझाव की लिस्ट दी है। पैनल ने सुझाव दिया है कि दिल्ली में नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन तभी किया जाए जब पुराने वाहनों को खत्म किया जाए और पार्किंग स्पेस की उपलब्धता हो। पैनल ने दिल्ली में ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए जल्द से जल्द 6000 बसें चलाने की सिफारिश की है। इसके अलावा मोटर रहित वाहनों को चलाना, पुराने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बंद करने की भी संसदीय पैनल ने सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कल कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अवसंरचना निवेश निधि गठित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस निधि का गठन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के दिशा निर्देशों के मुताबिक किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 1934 के विमान अधिनियम में बदलाव के लिए विमान संशोधन विधेयक 2019 को संसद में पेश करने को भी मंजूरी दी है। विधेयक में नियमों का उल्लंघन करने पर सजा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने और वर्तमान कानून का दायरा बढ़ाने का भी प्रावधान है। इसके अलावा कैबिनेट ने दिवाला और धनशोधन अक्षमता संहिता 2016 में संशोधन के लिए नया विधेयक लाने को भी मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य दिवाला से संबंधित मामलों को निपटाने के दौरान आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए कानून में बदलाव लाना है। इनसे वित्तीय संकट का सामना कर रहे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्तीय रूप से मजबूत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों से उच्च दर्जे के संयोजित ऋण खातों की खरीद के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई। 2019-20 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो परियोजना के चौथे चरण के 3 कॉरिडोर के लिए धन उपलब्ध कराने के तरीके में संशोधन को अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा जो अहम फैसले लिए गए उनमें आर्थिक कार्य समिति मंत्रिमंडलीय समिति में
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बागवानी के विकास के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के हिस्से में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब इस पैकेज को लागू करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 कर दी गई है। और अब बात करते हैं झारखंड चुनाव की। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है और तीसरे चरण में 8 जिलों की 17 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 32 महिलाओं समेत कुल 309 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस समय एक साथ आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं और ये झारखंड के अलग अलग इलाकों की है जहां आज वोटिंग हो रही है। हजारीबाग, रांची और बोकारो की ये तस्वीरें हैं और आप देख पा रहे हैं साफ साफ तस्वीरों में कि मतदान को लेकर लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या युवा मतदाता, झारखंड में भी इन सभी में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रांची की 5 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है। साथ ही हजारीबाग की 4 सीटें हैं जहां मतदान जारी है। बोकारो और रामगढ़ की 2-2 विधानसभा सीटों और कोडरमा, चतरा, गिरिडीह और सरायकेला खरसावा की 1-1 विधानसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है। इस चरण में करीब 56 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं चुनाव के लिए कुल 7016 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तीसरे चरण में 309 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और शिक्षा मंत्री नीरा यादव समेत कई प्रमुख उम्मीदवार यानी बड़े नाम ऐसे हैं जिनके भाग्य का फैसला आज वोटर कर रहे हैं। तीसरा चरण आजसू के साथ पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। वो खुद सिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सुदेश महतो के खिलाफ जेएमएम से सीमा महतो को मैदान में उतारा गया है। झारखंड विधानसभा के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से वोट डालने का आग्रह किया है। जहां तीसरे चरण के लिए झारखंड में मतदान जारी है, वहीं बाकी बचे चरणों के लिए चुनाव प्रचार भी चरम पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज राज्य में धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धनबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। चौथे चरण में धनबाद समेत 16 विधानसभा सीटें हैं जिन पर 16 दिसंबर को मतदान होना है। प्रधानमंत्री झारखंड में अब तक 6 चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज झारखंड में रैली करते नजर आएंगे। राजनाथ सिंह हिरनपुर बाजार, जम्मू और दुमरी में जनसभाएं करेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की भी आज 2 चुनावी जनसभाएं होनी है। राहुल गांधी राजमहल और महगामा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि वो जीडीपी ग्रोथ में कमी से चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हो रही हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर असर दिख रहा है। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रह चुके प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकारी बैंकों में पूंजी डालने की जरूरत है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। That at that major financial crisis all over the world, Indian banks stood erect because of their prudent fiscal management. In every institution there are lapses, there are ups and downs. As human beings, as individuals, as institutions, they have developed some sort of problem areas which they are not able to tackle and for which is required. There is no doubt they require massive injections of the capital from the central government. There is nothing wrong in it. और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। दुनिया भर के 630 से अधिक निवेशक जो सामूहिक रूप से $37 ट्रिलियन संपत्ति का प्रबंधन करते हैं, उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने और पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी देशों की सरकारों से कदम उठाने की अपील की है। मैड्रिड में चल रहे COP25 कॉन्फ्रेंस में निवेशकों ने कॉल टू एक्शन के लिए बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को अपनाया जा रहा है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए और कदम उठाए जाने की जरूरत है, जिससे अर्थव्यवस्था, समाज और जलवायु जोखिमों के लिए वित्तीय प्रणाली में सुधार हो सके। इसके लिए थर्मल पावर में कमी, पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म करना और तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर देश के लिए निर्धारित योगदान को मजबूत करना होगा।
अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर ब्रिटेन से है, जहां आज आम चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ब्रिटेन में पिछले 5 साल में होने वाला ये तीसरा आम चुनाव है। 1923 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब ब्रिटेन में दिसंबर में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी और मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। लेबर पार्टी से जेरेमी कॉर्बिन है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। एक नजर खेलों की दुनिया पर। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज को भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम कर लिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मैच में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 67 रनों से शिकस्त दी। वहीं जवाब में उतरी वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 173 रन ही बना सकी। मेहमान टीम की तरफ से कप्तान कीरन पोलार्ड ने 68 रनों की पारी खेली। KL राहुल को मैन ऑफ द मैच और विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। और जाते जाते आप एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है और बुधवार को द्रास सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया। वहीं लेह में आज सुबह का न्यूनतम तापमान -8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आने वाले दिनों में देश के उत्तरी राज्यों में भारी बर्फबारी और बारिश का भी अनुमान है। एक नजर डालिए मौसम के हाल पर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।